हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया। तो एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग वाला चैप्टर है। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स कह सकते हैं कि हम फिजिक्स की दुनिया में एंटर करने जा रहे हैं। क्लास 10 तक जो कुछ पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, अब इसके बाद क्लास 11 से हमें एज अ सब्जेक्ट फिजिक्स मिला है, जो कि पहले साइंस के एक पार्ट में होता था। तो हम यहाँ फिजिक्स की दुनिया में से एंटर करते हैं, हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं और जब कभी कोई चीज़ पढ़नी होती है, जब कभी कोई चीज़ ऐसे एज अ सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो उसके बारे में हम एक डीप इंट्रोडक्शन करते हैं, ढंग से उसका इंट्रोडक्शन करते हैं ताकि हमें ये पता पड़ पाए कि ये दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका फिजिक्स की इस दुनिया में। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो फिजिक्स की दुनिया है, फिजिकल वर्ल्ड है, वो कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी लविंग है और कितना मज़ा आता है हमें इसके बारे में स्टडी करते समय। हम अपने आसपास की चीज़ों को जब स्टडी करते हैं, तो इस नेचर को स्टडी करते हैं, तो उसको स्टडी करने में कौन कौन से फैक्ट बहुत ज़्यादा हमको प्रभावित करते हैं, या ऐसे बोलें कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि ये हमने आज तक कभी सोचा नहीं था, ये ऐसा है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हमें फिजिक्स की इस दुनिया में कैसे, इस फिजिक्स का, ये फिजिक्स आई कैसे इस दुनिया में, मतलब हमारे जो इसका डेवलपमेंट है, ये बोले कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया होगा, सबसे पहले किसने शुरू किया होगा। तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं जो हम जानना चाहते हैं, जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर चूंकि एज अ सब्जेक्ट हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या करें कि इसको पढ़ना आसान हो जाए। मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन वेरी इजी मैनर, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही आसानी से आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं जिस चैप्टर में, उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड, और ये हमारे क्लास 11th का पहला चैप्टर होगा। मैंने बताया आपको कि कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 1 से 2 पीरियड में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे और बहुत लो स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही कम मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस चैप्टर के साथ ही हम इस दुनिया में एंटर होते हैं और आगे हमें ये पता पड़ जाता है कि हमें कितनी बड़ी से लेकर के कितनी छोटी चीज़ों तक का स्टडी इस फिजिक्स सब्जेक्ट में करना है। तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है, आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा कि साइंस, और इसके बारे में सब लोग जानते होंगे कि ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब है टू नो, जानना, जानकारी होना। और फिजिक्स डिराइव हुआ है फ्यूसिस वर्ड से, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। और इसकी मीनिंग होती है नेचर। तो ये तो लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही है, क्योंकि लोअर क्लासेस से हम जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब कंबाइंडली साइंस पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें सबको पता होती हैं। बट साइंस स्टार्ट कहाँ से होता है आपका, कहाँ से हम साइंस की स्टार्टिंग मानते हैं। तो बच्चों, ये बहुत हज़ारों सालों पहले से हमें पता भी नहीं था कि ये साइंस है और हम इसका यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ हम हज़ारों सालों से कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं, हालांकि हमने उसका नाम नहीं दिया। जैसे घूमते हुए पहिए बनाना, फ्रिक्शन से आग जलाना, बहुत सारी चीज़ें आदि मानव के टाइम से, बहुत प्राचीन टाइम से, बहुत पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया, हमने उसका कोई नाम नहीं रखा, हमने उसको साइंस या फिजिक्स या बायोलॉजी नहीं कहा, बस हम करते चले आ रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़। तो हज़ारों सालों पहले से जब लोगों ने सोचना शुरू किया, सबसे पहला काम था कि कुछ लोग ऐसे हुए, हमारे ही बीच के कुछ लोग, जिन्होंने सोचना शुरू किया कि आसपास की चीज़ों को देख करके कि ये क्यों हो रहा है, और उस पर आर्ग्यू करना शुरू किया कि ये हो कैसे रहा है, इसके होने के पीछे की वजह क्या है, नेचर में ये चीज़ें कैसे होती हैं,
कैसे कोई नेचर में कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसके पीछे की का कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो जब ऐसे लोग सोचना शुरू कर दिए तो आपने सुना होगा कई सारे पहले के टाइम के जो लोग टीचर नहीं कहे जाते थे उनको बोलते थे फिलोसोफर। हजारों सालों पहले ऐसे लोगों को बोलते थे फिलोसोफर, दार्शनिक या चिंतक। वो लोग अपने अंडर में कुछ स्टूडेंट को पढ़ाया करते थे और ऐसे में वो लोग जो कुछ सोचते थे और जितनी चीज़ें उनके पास अवेलेबल थी उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर जो कुछ रिजल्ट आता था वो लिख के और वही अपने स्टूडेंट को दे देते थे कि मैंने सोचा है कि इसके बारे में ये ऐसे होता है, नेचर में ये चीज़ें ऐसे होती हैं, रेनबो ऐसे फॉर्म होता है, बारिश ऐसे गिरती है, 6 महीने या 3 महीने ही बारिश गिरती है, साल में पूरे 12 महीनों बारिश नहीं गिरती। बारिश गिरती कैसे है? तो जो नेचर में होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में जो कुछ स्टडी किया जाता था, जो सोचा जाता था, उसके बारे में वो लोग अपने स्टूडेंट को बताया करते थे। आपने सुना होगा उनका नाम पाइथागोरस। पाइथागोरस एंशिएंट टाइम में ग्रीक के एक फिलोसोफर हुआ करते थे और सबसे पहले उन्होंने ही रेशियो बेसिस पर म्यूजिकल साउंड को डिफाइन किया था। उन्होंने एक तार बांध के और उस तार के पूरी लेंथ को 2:3 रेशियो में डिवाइड करके और जब उसे टच किया तो जो साउंड आया वो बहुत अच्छी क्वालिटी का साउंड था, माने म्यूजिक था। फिर 1:2 किया, लेकिन जब वो रेशियो बिगड़ जाता था तो साउंड की क्वालिटी बिगड़ जाती थी। तो उसके बेसिस पर आगे मैथ और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी जो है डिस्कवरी की पाइथागोरस ने। उसी टाइम पर एक और फिलोसोफर हुआ करते थे, फिलोसोफर ना कहें उनको कहें साइंटिस्ट, सबने उनका नाम सुना होगा, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज बहुत पहले टाइम के साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंड्रिया में जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और सायरा क्रूज जो उनका घर था वहां पे वापस आए और वहां का उस समय जो राजा हुआ करता था, राजा हेरेन, उसके अंडर में उन्होंने काम करना शुरू किया। जो कुछ हिस्ट्रिकल चीज़ें हैं उसमें जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने पढ़ाई की है, उसमें मैंने यही पाया कि उस टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे आर्किमिडीज, क्योंकि सबसे पहले प्लेन को बैलेंस करने का जो नियम है, जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, उन्होंने अपनी बुक में दिया था। स्टैटिक्स के ऊपर कई सारे उन्होंने नियम दिए थे, कई सारे रूल बताए थे कि कैसे हम किसी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। इसी बेसिस पर उनका एक बहुत ही फेमस सेमिनार जो हिस्ट्री में मेंशन है कि एक सेमिनार ना कहें, उस समय पे सभाएं जो होती थी और एक चिंतक या एक दार्शनिक बोलता था और लोग सुनते थे उसको। तो उस सभा में एक बार आर्किमिडीज ने कहा था कि अगर मुझे एक बहुत लंबा सा डंडा मिले और खड़े होने की जगह मिले तो मैं इस अर्थ को अपनी जगह से हिला सकता हूं। तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई बहुत बड़े बड़े डिंगे मार रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, पहले एक समुद्र में जहाज तो हिला दो। और वाकई में उन्होंने ऐसा कर दिखाया। आर्किमिडीज ने एक पुल्ली यानी घिरनी और लंबी रस्सी और डंडे की हेल्प से, क्लैंप की हेल्प से जहाज को अपनी जगह से उठा दिया। सबसे पहले उन्होंने ही प्लेन में और बाउंसी फोर्स को डिस्कवर किया था और F/W का रेशियो भी बताया था। तो आर्किमिडीज बाद में चल करके और बहुत सारे नियम बताए, वही कपड़े उतारने वाला साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और एक्सीडेंटली एक जब उनके यहाँ हमला हुआ, रोम के जनरल ने उनके यहाँ हमला किया, तो आर्किमिडीज की बनाई हुई मशीनों, जो भी युद्ध में काम आने वाली मशीनें होती हैं, उस मशीनों में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ किया था कि एक छोटा सा सायरा क्रूज रोम जैसे बड़े साम्राज्य से 2 सालों तक लड़ता रहा और रोम कुछ नहीं बिगाड़ सका। हालांकि बाद में रोम जीत गया और वहीं के एक सिपाही ने आर्किमिडीज की हत्या कर डाली, लेकिन फिलहाल 2 सालों तक सिर्फ आर्किमिडीज की बनाई मशीनों से और ये चीज़ें चलती रही। आर्किमिडीज ने एक पंचक्की भी बनाई थी, ऐसा हिस्ट्री में सुनने को आता है कि इजिप्ट में वो आज भी यूज में लाई जाती है। तो ग्रीक ने बहुत सारे फिलोसोफर दिए, उसमें से सबसे बड़े फिलोसोफर जाने जाते हैं सिकंदर के गुरु एरिस्टोटल, अरस्तु का भी नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने पहली बार ये नाम रखा था फ्यूसिस से फिजिक्स। ये जो फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड यानी कि नाम सबसे पहले एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने ही बताया था इसका नाम फिजिक्स होगा। अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्य की बात है कि फिजिक्स में जितने कंसेप्ट एरिस्टोटल ने बताए वो सब के सब फॉल्स हो गए, गलत साबित हो गए। लेकिन चूंकि हम आज जानते हैं कि वो गलत हो गए, एंड नथिंग इज फाइनल इन साइंस, ये कहा जाता है कि कभी भी साइंस में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। तो वहाँ की चीज़ें उस बेसिस पर जो उन्होंने सोचा
वो फाइनल थोड़े थी। उस समय जो उनको मिला एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो चीज़ें अवेलेबल थी इतने पुराने टाइम में, उस बेसिस पर उन्होंने कह दिया। हालांकि वो सही नहीं थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हुई। जैसे उनका फॉर एग्जांपल एक सोचना था कि अर्थ पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, जो सरासर गलत है। आज हम जानते हैं कि अर्थ सेंटर नहीं है इस पूरे गैलेक्सी का और पूरे यूनिवर्स का, लेकिन एरिस्टोटल ने उस टाइम पर यही कहा था। एरिस्टोटल ने कुछ और बातें भी बताई थी फिजिक्स में, हालांकि मैं उस पर पूरी चर्चा नहीं करता, वो सब के सब फॉल्स हो गई, गलत हो गई। लेकिन सबसे पहली बार इस फ्यूसिस वर्ड्स को फिजिक्स बोलने वाले एरिस्टोटल ही थे। उन्होंने सबसे पहले फिजिक्स वर्ड यूज किया था, जो आज भी हम जानते हैं, जिसको हिंदी में भौतिकी कहते हैं। तो ये वर्ड एरिस्टोटल का लाया हुआ है। तो ऐसे एरिस्टोटल, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, ग्रीक के बहुत सारे फिलोसफर, ग्रीक ने हमको बहुत सारे एंशिएंट टाइम के फिलोसफर दिए जो कुछ कुछ सोचा करते थे और अपने आसपास के नेचर को स्टडी करते थे, और वो देख करके उसके बारे में जो कुछ सोच पाते थे वो अपने स्टूडेंट को बताते थे कि देखो ऐसा ऐसा ऐसे इसलिए हो रहा है, मेरा सोचना ऐसा है, और वो उसको लिख देते थे। फिर नेक्स्ट जनरेशन उसकी स्टडी करती चली गई। तो ये स्टार्टिंग था कि जब फिलोसोफर वो चीज़ें देख करके, ऑब्जर्व करके, और उसके बारे में अपनी जो सोच है उसको रिप्रेजेंट करते थे अपने स्टूडेंट के सामने कि मुझे लगता है ये इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले जो एरिस्टोटल ने बताया कि अर्थ सेंटर है और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का, पूरे यूनिवर्स का, इस वजह से सन भी इसका चक्कर लगाता है। क्योंकि हम देखते हैं, एरिस्टोटल देखते थे, उनके आसपास के लोग देखते थे कि सनराइज होता है, फिर धीरे 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 सनसेट होता है, फिर अगले दिन सनराइज होता है, फिर सनसेट होता है। तो इसके मायने ये थे कि अर्थ अपनी जगह पे है और सन इसके चारों तरफ घूम रहा है। ये चीज़ें उन लोगों ने सोची। बहरहाल ये पूरी तरह सही नहीं है, ये पूरी तरह क्या सही बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उस टाइम पे ये उनका सोचना था। अब ये चीज़ें जब उन्होंने अगली पीढ़ी तक पहुंचाई, नेक्स्ट जनरेशन को बताई, तो उन्होंने भी इसके बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन ये जो सोचना था ये डिसऑर्डर्ड था। माने कुछ लोग यहाँ पर प्लैनेट के मोशन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग कहीं एनिमल के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में सोच रहे हैं, और अपनी अपनी राय, अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं और उसको लिख भी रहे हैं। तो लिख रहे हैं, एक जानकारी मिल रही है, एक नॉलेज मिल रही है, लेकिन ये नॉलेज डिसऑर्डर्ड है। जब ये नॉलेज ऑर्डर्ड हो गया, यानी कि जब लोगों ने एक कमेटी बनाई और बैठक बना करके ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि ये चीज़ें हम डिसाइड कर लेते हैं कि पहले पेज पर एनिमल के बारे में पूरी नॉलेज लिखी जाएगी, दूसरे पेज पर मोशन के बारे में पूरी नॉलेज लिखी जाएगी, तीसरे पेज पर इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो ये नॉलेज सिस्टमेटिक हो जाएगी। आप एक बुक बना लीजिए और उस बुक को पलटेंगे तो पहले पेज पर ये इसका नॉलेज मिलेगा, दूसरे पेज पर इसका नॉलेज मिलेगा। तो ये जो नॉलेज था, अब ये नॉलेज सिस्टमेटिक होने लगा। धीरे धीरे जब हमारा ये नॉलेज वाला पूरा सिस्टम है वो आगे बढ़ा तो सिस्टमेटिक फॉर्म में आया, और इसी सिस्टमेटिक नॉलेज या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को ही बोलते हैं साइंस। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, तो हमें इसी पर आज चर्चा करनी है। पहले तो ये जान लीजिए कि साइंस वर्ड डिराइव है साइंटिया से। साइंटिया का मतलब है टू नो, मतलब जानकारी, नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब किस तरह का नॉलेज? तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज तो सीख लिया हमने, ये बना लिया कि भाई सही है, अलग अलग ये बिखरा हुआ नॉलेज नहीं होना चाहिए, इसको एक सिस्टम में, एक पैटर्न में होना चाहिए। कोई भी एक बुक खरीदे तो उसको ये नॉलेज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ऐसे मिलना चाहिए, और वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज भी किसका होना चाहिए? किसके नॉलेज की बात कर रहे हैं हम? तो हमारे इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का जो बेस है वो बेस था नेचर, हमारे आसपास की चीजें। भाई नेचर हमको हजारों ऐसे एग्जाम्पल देती है जिनसे नेचर हमें खुद ही बोलती है कि देखो भाई ये इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आप इसके बारे में सोचते क्यों नहीं? सनराइज, सनसेट, इंद्रधनुष बनना, रेनबो फॉर्म होना, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल सामने, हजारों हजार एग्जाम्पल जो है सामने दिखाती है, जिसके बारे में हम क्यूरियस हो सकते हैं। अब सब लोग नहीं हुए, जो लोग होते थे वो लोग फिलोसफर होते थे, उसके बारे में सोचते थे, उसके बारे में अपनी राय देते थे कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है। सो हमारे इस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का बेस क्या है?
हमारे इस ऑर्गेनाइज नॉलेज का बेस है नेचर, प्रकृति। इसमें होने वाली चीजों को ही हम सिस्टमेटिक पैटर्न में एक अपनी राय देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखते हैं और अगली जनरेशन तक पहुंचाते थे। तो ये ऑर्गेनाइज नॉलेज, अब इस ऑर्गेनाइज नॉलेज में भी एक छोटी सी चीज आ गई कि दो टर्म में लोग इसको देखते थे। उस समय एंशिएंट टाइम में जब ये चीजें देखी जाती थी कि भाई हमारे नेचर में जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में, जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, अर्थ को लोग पूछते थे, आज भी पूछते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर ऐसे पूछते थे कि अर्थ को अगर ऐसा कोई बोल दे कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है तो लोग बुरा मान जाते थे। रिलीजन हावी था साइंस के ऊपर, इतना हावी था कि कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट जाकर के कोई बात नहीं बोल सकता था। माने साइंस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, अपनी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं किए हुए था कि उसकी बातों पर लोग इतना बिलीव करें। लोग बिलीव करते थे तो दो टर्म में, एक विदाउट प्रूफ, इसको सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास जैसा कुछ बोलते हैं, जो लोग हम मान लें कि हम मानते हैं ऐसा होता है तो होता है बस। और एक कुछ लोग ऐसे होते थे जो कहते थे कि हमें प्रूफ चाहिए, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, करके देखा जाए ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो वो लोग थे। तो अब इस ऑर्गेनाइज नॉलेज को हमने विथ प्रूफ या वेरीफाई करना शुरू किया और उसको बोला गया साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिकली ये सही है। आज भी हम बोलते हैं कि क्या ये साइंटिफिक है या केवल सुपरस्टिशन है, क्या ये इसका कोई प्रूफ है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि अगर आज भी गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि सर्दी हो जाए तो ऐसा लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल रख लो, सर्दी दूर हो जाएगी। अब क्यों दूर हो जाएगी, इसके पीछे की वजह क्या है? हो सकता है साइंस हो सकता है कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। अगर आप इसका प्रूफ नहीं दे पाते तो मैं कैसे मानूं कि ऐसा हो सकता है। तो भाई हमारे पुरखे लोग कहते थे ऐसा होता है, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी और उनके भी पिताजी, ऐसे चलते चले आ रहा है तो हम ये मान रहे हैं। हमने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं की। तो ये केवल अंधविश्वास हो गया। या ऐसे भी बोलते हैं कि भाई जो हम पूजा पाठ में यकीन रखते हैं, ये यज्ञ हवन में यकीन रखते हैं, क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? कुछ चीज़ों का है भी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसे अंधविश्वास में ही चलती हैं। आज भी साइंस उसके पीछे छुपा हुआ है। शायद हमारा साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाया है, ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ों के पीछे साइंस है, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए या हम उसका जवाब नहीं दे पाते, ये अलग बात है। तो अब लोगों ने उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की और उसकी स्टडी को विथ प्रूफ वेरीफाई करना शुरू किया और उसको बोला साइंटिफिक स्टडी। किसकी साइंटिफिक स्टडी? तो इसी ऑर्गेनाइज नॉलेज, हमारे नेचर के बारे में जो कुछ था उसी की साइंटिफिक स्टडी। अब इस साइंटिफिक स्टडी में कई स्टेप्स आते हैं। फिर मैं बता दूं कि इस फिजिकल वर्ल्ड में थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई। अब इस फिजिक्स को स्टडी करने के स्टेप्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारा साइंस था, जब ये आगे बढ़ा और बड़ा होता चला गया तो ये कई पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे बोलें कि ये इतना बड़ा हो गया, एनिमल के बारे में नॉलेज, ह्यूमन बॉडी के बारे में नॉलेज, कि अलग से इसका एक साइंस बनाना पड़ा, इसका ऑर्गेनाइज नॉलेज का एक पूरा अलग ब्रांच बनाना पड़ा। जब मोशन के बारे में या जब हमारे फिजिकल वर्ल्ड के या नेचर के स्टडी करते हुए हमने पाया कि ये स्टडी इतनी बड़ी हो गई, इतनी ब्रॉड लेवल पे हो गई कि इसकी स्टडी कोई एक बंदा या एक ग्रुप नहीं कर सकता, तो हमने पूरा का पूरा ये एक मेजर ब्रांच बना दिया। तो साइंस बेसिकली डिवाइडेड हो गया दो मेजर ब्रांच में। ये दो मेजर पार्ट थे, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस, दो मेजर ब्रांच हुए। तो फिजिकल साइंस आज फिजिक्स बोलते हैं, उसको हम फिजिकल साइंस भी बोलते हैं, और लाइफ साइंस आप जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। एक और साइंस है जो आज हम पढ़ते हैं, जो दोनों में ही कॉमन होती है, दोनों में ही हेल्प करती है, वो है केमिकल साइंस, यानी कि केमिस्ट्री। बहरहाल हम यहां पर फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइज नॉलेज को अब साइंटिफिकली इसका प्रूफ मांगा जाने लगा। जो लोग ये कहते थे कि भाई ऐसा होता है, तो उसके पीछे के कुछ लोग होते थे कि ऐसा क्यों होता है, अपना लॉजिक दीजिए, इस पर तर्क वितर्क कीजिए। भाई अर्थ अगर पूरे यूनिवर्स का सेंटर है तो प्रूफ कीजिए। हमारे पास ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं, स्टार्स दिखते हैं, बगल में ही मार्स है, मून चक्कर लगाता है अर्थ का। हालांकि मून अर्थ का चक्कर लगाता है ये अब हम जानते हैं, बट मून हमको दिखता है,
रात में दिखता है, दिन में दिखता है, फिर और चीज़ें आसपास नेचर में जो कुछ हमको दिखती हैं, तो उसके बेसिस पर उसका साइंटिफिक नॉलेज, हमें उसका साइंटिफिक स्टडी करनी थी। और उस साइंटिफिक स्टडी में कुछ स्टेप्स आ गए और वो यहां से चल करके इस क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए क्वेश्चन बनना शुरू होगा कि वो साइंटिफिक स्टडी हम किस फॉर्मेट में करते हैं, क्या तरीका होता है हमारा इस साइंस को स्टडी करने का, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और किस स्टेप्स को पूरा करने के बाद हमारी इस साइंस की साइंटिफिक स्टडी पूरी होती है। चलो तो इसको मैं रब करता हूं। तो अब साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर, मतलब अब हम साइंटिफिकली कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ताकि हम इस साइंस को उस स्टेप को पूरा करने के बाद इसकी स्टडी करते हैं। तो पहला स्टेप होता है आपका ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला काम तो यही है कि देखना, ऑब्जर्व करना। अगर हम चीजों को देखेंगे नहीं, उन्हें ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो उसके बाद हम कैसे सोचेंगे, आगे का काम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, जैसे नेचर में हमारे ये दिखता है हमको कि डे और नाइट हो रहा है, 12 घंटे का दिन हो रहा है, 12 घंटे की रात हो रही है, सनराइज हो रहा है, सनराइज ईस्ट में हो रहा है, सनराइज होने का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा। आज से 100 साल पहले जहां हमारे घर के सामने सन दिखता था, आज भी सन वहीं दिखता है और हम जब तक जिंदा हैं देख रहे हैं कि सनराइज वहीं से हो रहा है, सनसेट वहीं पे हो रहा है, उसका डायरेक्शन टस से मस नहीं हुआ। हमने पहले स्टेप पे देखा, ग्राउंड फ्लोर पर उतनी ही धूप मिल रही है और 10 माले बिल्डिंग पर गए उतनी ही धूप मिल रही है, उस धूप में कोई चेंज नहीं आया, उसका अमाउंट उतना ही है। हमने सारी चीजें अपने आसपास देखी तो उसके बाद सोचना शुरू किया। सो फर्स्ट स्टेप टू स्टडी ऑब्जर्वेशन, पहला जो स्टेप था वो था आपका ऑब्जर्वेशन। और ये याद रहे, ये आपका 2 मार्क क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है क्लास 11th में। व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड और हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व टू स्टडी साइंटिफिकली आवर नेचर, अपने नेचर को स्टडी करने में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका पहला स्टेप होता है आपका ऑब्जर्वेशन। हम किसी चीज को जब ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने के बाद ही आगे का काम कर सकते हैं। बरसात हो रही है, हमने देखा किसी चीज को हमने जब छोड़ा तो वो हमेशा नीचे ही आया, चाहे वो न्यूटन का वो एप्पल का गिरना हो, उन्होंने सबसे पहले देखा होगा उसको और उसके बाद जाकर के उसको और किया होगा। मतलब पहला जो स्टेप था वो क्या था, ऑब्जर्व करना। इसके बाद जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल जैसा नेचर ने किया है उसकी जेरॉक्स कॉपी हम खुद करें, मतलब उसने जैसा किया है हम करके देखें। अगर पेड़ से कोई फल गिरा, कोई फ्रूट गिरा और वो नीचे आया तो हम भी अपने हाथ में कोई चीज लेकर के गिराने की कोशिश करते हैं और फिर दोबारा से ट्राई करते हैं उसको ऊपर फेंकें और देखें वापस आता है कि नहीं आता है। तो हमने नेचर की कॉपी की और उसके बाद उस जैसा ही करने की कोशिश की और ऐसा कि देखा जाए कि जो नेचर में हो रहा है वो हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सो इसके बाद का जो स्टेप था वो था एक्सपेरिमेंट। और इसमें एक ही लाइन आप लिख लेंगे, इसका मैं नोट्स दे दूंगा और बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 पेज या उससे भी कम पेजेस में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है हम लोग आज ही इसको कंप्लीट कर लें या मे बी 2 क्लासेस लगे। ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। सो ऑब्जर्वेशन में आप एक लाइन लिख लेंगे। इसके बाद का काम क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब अब चीज़ों को करके देखना, जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उस अवेलेबल हुई चीज़ों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना, मतलब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। डे और नाइट होते हैं तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक बॉल लिया और एक बल्ब जलाया और उस बल्ब को ऐसे घुमाया, बॉल को स्टेबल करके, यानी बॉल को माना अर्थ और जो जलता हुआ बल्ब है उसे माना सन, और उस बल्ब को ऐसे चारों तरफ बॉल के घुमाया। तो जब उसको घुमाया तो पाया कि एक तरफ जब सामने पड़ता है बल्ब तो वहां पर पूरी रोशनी रहती है और पीछे अंधेरा रहता है, मतलब एक तरफ दिन रहता है तो एक तरफ रात रहता है। और उसको जब पीछे लगे तो इधर रात हो गई, इधर दिन हो गया, डे इधर नाइट इधर। तो ये हमारे हाथ में था, हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, हमने करके देखा कि डे और नाइट ऐसे होते होंगे कि अर्थ तो बिल्कुल रुका हुआ है, जैसा मानते थे हमारे फिलोसफर या पहले के चिंतक दार्शनिक लोग मानते थे कि अर्थ पूरा का पूरा पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। तो ये सही भी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमने
उस बल्ब को सेंटर करके रोक के उसको स्टेशनरी पोजीशन पे रख के और इस बॉल को घुमाना शुरू किया तो भी यही पोजीशन मिलती थी। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि अर्थ घूम रही हो, सन स्टेशनरी पोजीशन पे हो, ये हो सकता था। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके और खुद ये एनालाइज किया कि केवल यही पॉसिबिलिटी नहीं है कि सन अर्थ के चारों तरफ घूम रहा हो सकता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही हो। तो हमने एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे और भी चीजें, जैसे एप्पल का गिरना, कोई चीज का नीचे गिरना, ऊपर नहीं जाना, तो हमने करके देखा और करके देखने के बाद एनालाइज किया कि किसी चीज को फेंकते हैं फिर भी वो वापस चली आती है, किसी चीज को और ऊपर फेंकते हैं वापस चली आती है। तो हमने इसको एक जो नेचर दिखा रहा था हमने उसी की जेरोक्स कॉपी, बिल्कुल उसी का कॉपी करके और जो चीजें हमारे पास अवेलेबल थी उसके बेसिस पे जाके हमने एक्सपेरिमेंट की। सो सेकेंड स्टेप्स टू स्टडी साइंटिफिकली आवर नेचर इज एक्सपेरिमेंट, या ये है कि कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करना। जैसे बारिश होती है तो हमने क्या किया कि भाई देखा कि बारिश होने से पहले खूब गर्मी होती है, बहुत मौसम जो पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, तो हमने वाटर को बॉयल किया, पानी को गर्म करना शुरू किया और जब वाटर बॉयल होना शुरू हुआ तो स्टीम बन के ऊपर उड़ने लगा। तो हमने ऊपर एक बर्तन रख दिया, ऐसे कोई प्लेट रख दी। उसके बाद देखा थोड़ी देर बाद वहां से पानी की कुछ बूंदें टपकना शुरू हुई। तो हमें ये एहसास हुआ कि यही जो यहां से स्टीम बन के ऊपर जाता है यही बाद में चलकर क्या हो जाता है, क्लाउड, और फिर यही क्लाउड मेल्ट होता है तो पानी गिरता होगा। सो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल थी उसके बेसिस पर हमने एक्सपेरिमेंट करने शुरू की। ये हो गया इसका दूसरा स्टेप। नाउ तीसरा स्टेप था अब इसके बारे में सोचना। भाई जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें कुछ रीडिंग मिली होगी, कुछ तो मिला होगा। भाई हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमें कुछ तो अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाई पड़ा होगा। तो हमने उस देखी हुई चीज़ों को के बारे में अब तर्क वितर्क करना शुरू किया अपने ग्रुप में, अपने टीम के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ कि मैंने ऐसा किया है, देखो ऐसा हुआ है, मैंने भाई नेचर में ऐसा हो रहा था, मैंने भी ऐसा परफॉर्म किया, मैंने ऐसा करके देखा, जो चीज़ें मेरे पास थी तो मैंने पाया कि ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा जैसा नेचर में होता है। तो सोचना शुरू किया, उसके बारे में तर्क वितर्क करना शुरू किया, यानी रीजनिंग। तो सेकेंड स्टेप था कि रीजनिंग। और रीजनिंग में भी दो टाइप की रीजनिंग हुई। पहला कि केवल उसकी क्वालिटी के बारे में बताया हमने, केवल ये बताया कि देखो हमारे आसपास में जो होता है उसके पास ये प्रॉपर्टी है, ये इस वजह से होता है क्योंकि इसके पास ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, ये इसलिए गिरता है क्योंकि अर्थ के पास कुछ तो ऐसा है, कुछ तो प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसको अपनी तरफ खींच लेती है, कुछ तो अर्थ के पास ऐसा है। हम हर जगह पे ले गए, हम यहां पे इस चौक को ऐसे इतने ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है, 1 किलोमीटर दूर जाते हैं वहां पर इस चौक को छोड़ते हैं तब भी ये गिर जाता है, ऐसे कुछ दूर और ले गए। तो हमने ऐसे बहुत सारे जगह पे इस एक्सपेरिमेंट को किया। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई अर्थ के पास कुछ तो ऐसा अंदर में है, अर्थ के कोई ऐसी चीज है अर्थ के पास जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, माने प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने बताई। तो हमने केवल एक क्वालिटी बताई। जब हम किसी चीज के बारे में क्वालिटी बताते हैं और उस पर तर्क वितर्क करते हैं तो उस रीजनिंग को बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। तो दो टाइप की रीजनिंग हो गई, एक हो गया आपका क्वालिटेटिव, यानी केवल क्वालिटी बताना, केवल प्रॉपर्टीज बताना कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और हमने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया कि इन चीजों के पास ये प्रॉपर्टी है, इस वजह से ऐसा होता होगा। हमने देखा कि भाई बारिश होती है, ऐसा होता होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। भाई यहां पर बहुत गर्मी होती होगी और कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या कुछ वाटर के जो वो हैं वो स्टीम बन करके और ऊपर जाते हैं, क्लाउड बनते होंगे, ऐसा ऐसा होता होगा, फिर वही मेल्ट होकर के या जब टेम्परेचर कम होता होगा तो वही बढ़ता होगा तो वही गिर जाते होंगे ड्रॉप के फॉर्म में, वही पानी बरसता है, ऐसे ही बरसात होती है। तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज बताई, हमने उसकी क्वालिटी बताई। तो इस स्टडी को बोलते हैं, इस रीजनिंग को बोलते हैं क्वालिटेटिव रीजनिंग। इसके बाद का काम यह था कि हमें कुछ नंबर्स भी मिले। हमने ये देखा कि भाई अर्थ से ये चीज़ इतना ऊपर है, ये गिराते हैं तो जाने के बाद इस वेलोसिटी से हिट करती है, इसको और ऊपर से गिराया तो ज़्यादा वेलोसिटी से हिट करती है। हमने देखा कि भाई अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगता है वो फोर्स धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाने के साथ घटता जाता है। जब हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट किया और इतनी दूर से लगाया फोर्स, तो मान लो कुछ फोर्स लगा,
कोई भी अमाउंट था फोर्स का, जब इसे और दूर कर दिया तो फोर्स कम हो गया। ये कम और ज़्यादा हो गया, हम केवल प्रॉपर्टी बता रहे हैं, हमने कोई नंबर नहीं दिया है, इसमें कोई नंबर डिसाइड नहीं किया है। हमने सिर्फ ये बताया है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, मान लो 1 मीटर दूर है, तो फोर्स लगा मान लो 5 यूनिट। इसी ऑब्जेक्ट को जब और दूर लेके गए तो ये फोर्स घट के हो गया आपका 3 यूनिट। इसी ऑब्जेक्ट को जब कुछ और दूर ले गए तो ये हो गया आपका 1 यूनिट। इसका मतलब ये था कि डिस्टेंस इस वाले बड़े ऑब्जेक्ट के साथ जैसे जैसे ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट दूर होता गया, यानी डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स कम हो रहा है। ये हमने केवल क्वालिटी बताई, केवल उसकी प्रॉपर्टी बताई। तो इसे हमने कहा कि ये जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वालिटेटिव रीजनिंग है, हम उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। लेकिन जब हमने ये बताया कि कितना करने से कितना होगा, मतलब हम इसके और इसके बीच का डिस्टेंस एग्जैक्टली मान लो अभी 1 मीटर है, 1 मीटर और ले गए तो अब कितना हो गया डिस्टेंस, 2 मीटर हो गया, माने अब डबल हो गया। 2 मीटर और लेके जाएं तो अब कितना टोटल हो गया, 4 मीटर हो गया, एग्जैक्टली और डबल हो गया। तो हमने देखा कि जैसे जैसे डबल कर रहे थे वैसे वैसे फोर्स जो है 1/4 टाइम कम होता गया। जब हमने 2 गुना किया तो 1/4 टाइम्स, जब हमने 4 गुना किया तो 1/16 टाइम्स। आगे इसको पढ़ेंगे आप कि ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि Gm1m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां हमने केवल ये प्रॉपर्टी बताई थी पहले, अब नंबर देने शुरू किए। 2 गुना किया तो 4 गुना कम हुआ, ऐसे 2 और 4 ये जो नंबर्स बताने शुरू किए, ये रीजनिंग थी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब हमने क्वांटिटी बतानी शुरू की। तो रीजनिंग में 2 पार्ट, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव विथ नंबर और डिजिट, विथ नंबर्स और डिजिट। यहां हमने कुछ नंबर देने शुरू किए। इस स्टडी में, इस रीजनिंग में हमने अब नंबर बताने शुरू किए कि 2 गुना करने पर या 10 गुना करने पर 10 हमने 10 एक नंबर दिया। 10 टाइम्स करने पर फोर्स 20 टाइम्स हो जाता है, या इतने टाइम्स करने पर इतने टाइम्स जाता है। जब हमने उसको नंबर देने शुरू किए तो नंबर देने के बाद ये पाया कि अब जाके जो रीजनिंग थी वो क्वांटिटेटिव हो गई। चलो, तो हमने ये 3 स्टेप देखे। साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द नेचर, नेचर को स्टडी करने में जो हमारा पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा स्टेप एक्सपेरिमेंट, तीसरा स्टेप रीजनिंग। हम उसके बारे में बताते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। और विथ नंबर्स, अब हमने नंबर देने भी शुरू किए। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो जो डेटा मिला उससे कुछ नंबर मिले। अब रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तो हमने फॉर्मूले शुरू किए डेवलप करना। और फॉर्मूले को डेवलप करने का बेस ही ये रीजनिंग होते हैं। हमें अगर पता है कि ये 2 टाइम्स करने से ये फोर्स 1/4 होता है, यानी कि 1/r स्क्वायर होगा। हमने जब उस मास को m1 m2 को ऐड करके देखा तो हमारा फॉर्मूला गलत हो गया। फिर हमने जब सब्ट्रैक्ट करके देखा तो भी ये फॉर्मूला गलत हो गया। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला सही हो गया। तो हमें ये लगा कि भाई जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है दोनों मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है तो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे उस लॉजिक के ऊपर काम करके और बहुत सालों तक काम करने के बाद हमने फॉर्मूले को डेवलप करना शुरू किया। तो 4th स्टेप होगा आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला इज द 4th स्टेप, कि हमने कोई भी चीज जब अपने नेचर में देखी और उसको स्टडी किया, उसको स्टडी करने के स्टेप्स हमने ये लिखे कि ऑब्जर्वेशन पहला काम होगा। उसके बाद जो कुछ हम देखेंगे हमारे नेचर में उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डेटा मिलेगा, जो चीजें हमको मिलेंगी बेसिकली, उसके बेसिस पर हम अपने लॉजिक्स देंगे, हम अपने विचार रखेंगे। वो होगा आपका रीजनिंग। रीजनिंग 2 टाइप का होगा। एक होगा आपका केवल प्रॉपर्टीज बताना, क्वालिटी बताना, उसके पास ये प्रॉपर्टी है, इस चीज को हमने देखा तो ये प्रॉपर्टी दिखाई दी, तो ये केवल क्वालिटी बताने वाली रीजनिंग है, तो क्वालिटेटिव रीजनिंग। उसके बाद जो नंबर्स के साथ हम देंगे कि 2 करने पर 4 होता है, 6 करने पर 10 होता है, 10 टाइम्स करते हैं तो 100 टाइम्स चेंज होता है। तो ये जब हमने नंबर्स देने शुरू किए तो वो हो गया आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग विथ नंबर्स और डिजिट। नेक्स्ट था कि अब उसको रिजल्ट तक पहुंचाना था तो हमारे पास कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला जिस फॉर्मूले में अगर वैल्यूज पुट करें
जो हमने एक्सपेरिमेंट किए, जो डेटा मिला, जो हमें रीडिंग मिली, उस रीडिंग को हम कहीं पर पुट करें तो हमें आंसर मिल जाए, फोर्स का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, या किसी भी चीज का जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप था इसको स्टडी करने का, नेचर को, मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसके बाद फॉर्मूला बना लिए, क्या फॉर्मूला सही है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा जरूर, लेकिन ये थोड़ा है कि आपने जो सोचा वो सही ही है। आपने सोचा कि भाई ऐसा होता है और ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और इस बेसिस पर आपने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। लेकिन जब अपने एक्सपेरिमेंट के डेटा को पुट किया उस फॉर्मूले में तो रिजल्ट आपका कुछ अजीब आया, कुछ ऐसा आया जो आपको गलत लग रहा है, तो वो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो लास्ट स्टेप था आपका इसका वेरिफिकेशन, यानी उस फॉर्मूले को वेरीफाई करना, हमारे लॉजिक्स में फिट करना कि हम जो सोचते हैं वैसा होना चाहिए। तो हमने ऐसा करने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप किया, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। जब वैल्यू पुट करके देखते हैं और अगर हमारा रिजल्ट हमारा सोचा हुआ रिजल्ट के साथ मैच हो गया, मतलब हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और हमने फॉर्मूला बनाया, वैल्यू पुट की, ऐसा हो गया, तो बिल्कुल हमारा फॉर्मूला सही है। फिर हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए, और सारे डेटा को बारी बारी से उस फॉर्मूले में पुट किया, और उस फॉर्मूले से जो रिजल्ट आया वो सही आया, तो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक का रिजल्ट सही है, दूसरे का सही है, तीसरे में गलत हो जाए, मतलब वो फॉर्मूला हमारा सिर्फ दो ही इवेंट पे या दो ही किसी एक्सपेरिमेंट के डेटा पर काम कर रहा था, बाकी तीसरा डेटा जैसे हमने डिफरेंट टाइप से लिया, कोई थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, उसके डेटा पर वो फॉर्मूला फिट ही नहीं हुआ, तो ऐसे केस में वो फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया, और हमें फिर से शुरू से यानी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना पड़ा अपनी स्टडी। तो ऐसा होता है, तभी सैकड़ों साल लग जाते हैं एक फॉर्मूले को बनने में, और हम 2 मिनट में पढ़ लेते हैं उसको। ये G(m²/r²) आज हमारे लिए सेकेंडों का है, हम सेकेंड में इसको जान गए कि 2 मास के बीच में लगने वाला फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। Q1Q2/r² इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो हम आज केवल सेकेंडों में पढ़ लेते हैं, इनको बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि इनका वेरिफिकेशन एक बार में सही हो पाए ऐसा जरूरी नहीं है। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर द साइंटिफिक मेथड स्टडी ऑफ नेचर। नेचर को स्टडी करने के जो साइंटिफिक मेथड है हमारे, उनमें ये इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स हैं आपके। ये 5 स्टेप्स के बारे में आप एक एक लाइन सबके बारे में लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में, और ये एग्जाम, इसकी एग्जामिनेशन वैल्यू भी है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं साइंटिफिक मेथड में जब हम नेचर को स्टडी करते हैं। तो अब इसके बाद फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है। तो जैसा मैंने शुरू से बताया कि हमारे पूरे साइंस का बेस ही नेचर है, तो फिजिक्स भी इसी से रिलेटेड है। हमारे नेचर को स्टडी कर रहा ही फिजिक्स है। इन शॉर्ट, द स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। हमारे फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करना ही फिजिक्स है। उसके डिफरेंट फिनोमेना के लिए हम जो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बनाते हैं, उस डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही फिजिक्स है पूरा। फिजिक्स में यही सब चीजें होती हैं जो हम नेचर में देखते हैं कि स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग हो रही है, और आकाश में बिजली जैसा चमक रहा है। क्या वो लैब में कर पाना पॉसिबल है? जब हमने लैब में उसको करना शुरू किया, जब लैब में उसकी स्टडी की, तो वही फिजिक्स है। तो फिजिक्स को आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। नेचर में हो रही घटनाएं, उसको स्टडी करना ही फिजिक्स है। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं कि फिजिक्स को हम क्या करते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, कौन सी चीज लेते हैं कि हम फिजिक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। हाउ टू स्टडी फिजिक्स इजिली। इस फिजिक्स को आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान हो फिजिक्स पढ़ना, तो उसको आसान करने के लिए क्या स्टेप हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट में, हाउ टू स्टडी फिजिक्स इजिली। हम फिजिक्स को आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि जिस मेथड का यूज करके हम फिजिक्स को आसान बना सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा ये ब्रॉड होता जाता है उतना कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें बढ़ती हैं। तो हम कौन कौन से स्टेप्स, इसमें कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट इसको ये भी बोलते हैं कि थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। कौन कौन से थ्रस्ट एरिया होते हैं फिजिक्स के, तो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। पहला, यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन क्या होता है,
तो यूनिफिकेशन का मतलब है बच्चों कि जैसे कई सारे अलग अलग फिनोमेना को अगर हम एक किसी रूल से एक्सप्रेस कर पाएं, उसको डिराइव कर पाएं, उसको बता पाएं, समझा पाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कितना अच्छा होता अगर केवल एक ही फॉर्मूले से खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते। केवल एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूले रटने की जरूरत है और उस एक फॉर्मूले की हेल्प से आप ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल कर पाते, सिर्फ एक फॉर्मूले की हेल्प से। तो कितना अच्छा होता। यही है आपका यूनिफिकेशन। फिजिक्स में यही चीजें, यही करके हम और आसान कर देते हैं इस सब्जेक्ट को, यूनिफाइड कर देते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फिनोमेना को हम किसी एक रूल से या किसी एक फॉर्मूले से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द एफर्ट आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमेना इन आवर नेचर विद द हेल्प ऑफ वन और मिनिमम लॉज। एक या कम से कम लॉज की हेल्प से हम बहुत अलग अलग फिनोमेना को, जैसे मैं कहूं कि मैंने ये गिराया, इसको अर्थ ने खींचा है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ खुद सन के चारों तरफ घूमती है। मैंने चार पांच चीजें आपको बताई। न्यूटन ने कहा नहीं, इसको एक ही फिनोमेना से एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो फिनोमेना है फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की हेल्प से ही आप इस सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज यूनिफिकेशन, कि कई सारी अलग अलग चीजों को अगर हम किसी एक लॉ से या कम से कम लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन कर पाए तो उसे बोलते हैं यूनिफिकेशन। तो इसमें आप लिखेंगे द एफर्ट आर मेड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ नेचर विद द हेल्प ऑफ वन और मिनिमम लॉज इज नोन एज यूनिफिकेशन। सो दिस इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। और ये वो तरीका है जिससे हम इस सब्जेक्ट को आसान करते हैं, इसको और आसानी से स्टडी करते हैं। जैसे मैंने जो 4-5 चीजें बताई, सोचो उन 4-5 चीजों के लिए अगर अलग अलग लॉ होते, ऐसा होता कि भाई इसके लिए ये एक चीज को हमने गिराया, वो नीचे गिरा, इसके लिए एक लॉ, सैटेलाइट घूमता है अर्थ के चारों तरफ, इसके लिए एक लॉ। तो हमें तो हजारों लाखों लॉज बनाने पड़ते और पढ़ने पड़ते। तो इसको हमने आसान कर दिया और यूनिफिकेशन मेथड अपनाया। इस मेथड की हेल्प से हम बहुत सारे अलग अलग फिनोमेना को कम से कम लॉज की हेल्प से, कम से कम नियमों की सहायता से और एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। इसमें सेकंड है आपका रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है बच्चों, जैसे इसके नाम से समझ में आता है रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब है स्प्लिट करना, तोड़ के पढ़ना। एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को जिसको एक साथ पढ़ पाना आसान ना हो, उसे तोड़ तोड़ करके हम पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो उसके कई सारे फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं उसमें। जैसे सबसे पहले कोयला जलता है, हीट बनती है, हीट से स्टीम जो है निकल के जाता है, टरबाइन को चलाता है, वो टरबाइन रोटर को चला रहा होता है। वो रोटर जिसके ऊपर कॉइल लपेटे होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी स्टडी हम एक साथ नहीं कर सकते। तो हम उन्हें तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं कि सबसे पहले कोयला जलाया तो भाप बना, स्टीम बना, उस स्टीम ने जाके टरबाइन को चलाया, टरबाइन चलना और स्टीम जाके टरबाइन को चलाना, हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब इससे हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ते हैं उस पूरे एक फिनोमेना को कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में मिला के पढ़ते हैं, तोड़ के पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। रिड्यूस करके पढ़ना, तोड़ तोड़ के पढ़ना, स्प्लिट करके पढ़ना, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। जैसे पूरा का पूरा एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है और थर्मोडायनामिकल सिस्टम को हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे उसके मॉलिक्यूल से भी अंदर क्या, उसके एटम्स। तो जब वहां पर जाकर के जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो ये दो मेजर थ्रस्ट एरिया हो गए, इसके बारे में आप लिखेंगे। इन दोनों का डेफिनेशन जैसे मैंने बोला वैसे लिख लेंगे। ये दो थ्रस्ट एरिया हैं जो फिजिक्स को पढ़ने में आसान कर देते हैं, समझने में आसानी होती है। पहला है आपका यूनिफिकेशन, दूसरा है आपका रिडक्शनिज्म। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे, आज सिर्फ यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये फिजिक्स की जो स्टडी है, फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं उसको कितना बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। यानी इसकी स्टडी हम कितने बड़े लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक, और कितने छोटे लेवल पर यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके करते हैं। ये अपने यूनिवर्स की साइज क्या है। इसके बाद जो स्टडी होगी अपनी कि हमारे नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, वो फोर्सेस का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स है,
फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कोसिटी का फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है, इलास्टिसिटी का फोर्स है। क्या ये इतने सारे फोर्सेस हैं या कम से कम फोर्सेस हैं और वो इसी कैटेगरी में हैं? क्या हम इसको भी यूनिफाइड कर सकते हैं, इसका भी यूनिफिकेशन कर सकते हैं? फिजिक्स का कनेक्शन यानी रिलेशन अदर सब्जेक्ट के साथ कैसा है, स्कोप क्या है फिजिक्स का, तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा और इसके बारे में बहुत शॉर्ट में लिखना, 1 पेज या मैक्सिमम 1.5 या 2 पेज का ही लिखना, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत इस चैप्टर से नहीं है। लो स्कोरिंग है बट इंपॉर्टेंट है आपका ये जानना कि हम फिजिक्स को आसान कैसे करते हैं, कैसे हम अपने नेचर की स्टडी करते हैं, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ये साइंस शुरुआत कैसे हुआ। तो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई जिससे आपका इस दुनिया में एंट्री, इस यहां पर प्रवेश हुआ आपका। आपने अपने पहले चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर लिया। तो इसके बाद धीरे धीरे पढ़ने में जैसे इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, इस चैप्टर में सिर्फ यही समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, कितनी अजीब अजीब चीजें हमारे आसपास घटित होती हैं और उसको हम स्टडी करते हैं इस फिजिक्स में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही और अब फिजिकल वर्ल्ड के नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मिलते हैं